हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि अब 12th का बोर्ड एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस हो गया है। एंड आई एम पूजा खुशहाल एंड माय सब्जेक्ट इज़ बिज़नेस स्टडीज़। मैं आप लोगों को बिज़नेस स्टडीज़ को लेके कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो कि बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम्स। एंड बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को इजीली बच्चे उसको कैरी कर पाते हैं अगर वो समझ जाए अच्छे से। तो अकाउंट्स तो है ही मज़ेदार। बच्चों के लिए बीएसटी थोड़ा थोड़ा बोरिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत उसमें थ्योरी है, ठीक है, बट उसको भी पढ़ने का एक अलग मज़ा है। आप सबको ये पता है कि बिजनेस स्टडीज़ में 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। फर्स्ट पार्ट इज़ मैनेजमेंट जिसमें टोटल 8 चैप्टर है एंड द सेकंड पार्ट इज़ बिजनेस फिनेंस एंड मार्केटिंग जिसमें टोटल 4 चैप्टर है। बच्चे जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो इजीली इसलिए समझ जाते हैं क्योंकि वो उसमें फिनेंस का कोई पार्ट नहीं है, उसमें सिर्फ मैनेजमेंट का पार्ट है एंड ऑल द टॉपिक्स आर सिमिलर इन पार्ट ए। बट पार्ट बी में जो कि 30 मार्क्स का है टोटल, पार्ट बी में टोटल 4 चैप्टर्स हैं एंड वो 4 चैप्टर्स टोटल 30 मार्क्स कैरी करता है, जो कि बच्चे के लिए थोड़ा टफ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पार्ट ए, क्योंकि उसकी जो टर्म्स है वो फिनेंस से रिलेटेड है और बच्चे उतने नहीं कर पाते हैं, मतलब बच्चे उतने एफर्ट्स नहीं डाल पाते हैं बिजनेस फिनेंस पे। बट बुक में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स को ज़्यादा टाइम है नहीं और चैप्टर्स भी बड़े बड़े हैं, चैप्टर्स भी टफ हैं। सो लेट्स गो विद द फ्लो, थोड़ा स्पीड में, बट आपको समझ में ज़रूर आएगा। सो वेट, आई विल शो यू समथिंग। So here is part B of business studies. There are 4 chapters. First one financial management, second is financial market, third marketing and fourth is consumer protection. ये जो चारों चैप्टर हैं ये टोटल ऑफ 30 मार्क्स, 15 marks for first 2 chapters and 15 marks for last 2 chapters. Okay, so now we are going to start chapter number 9, that is financial management. Important chapter बट टफ क्वेश्चंस। पिछले बार जो 2024 का जो बैच था, ठीक है, उसका जो बोर्ड का पेपर था उससे क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आए थे, बट उन बच्चों के लिए टफ होगा जिनको ये टॉपिक के बारे में कोई आइडिया नहीं है। सो फर्स्ट लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सी, फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट। फाइनेंशियल आपको क्या समझ में आ रहा है? फिनेंस, पैसा, ठीक है। मैनेजमेंट से क्या समझ में आ रहा है कि हाउ टू यूज़ दैट पैसा, यूज़ दैट मनी इन ए प्रॉपर वे। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? उस पैसे को हम एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से यूज़ करेंगे कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल होगा, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट बी ऑफ द चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ कंपनीज़ के लिए हम पढ़ेंगे। कंपनी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, उनको कैसे ग्रोथ होगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, पैसा कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, ये सारी चीज़ ये चारों चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं बट हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब उतना टाइम नहीं है। सो फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ना आपको उस टॉपिक का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप कोई भी आंसर्स उससे रिलेट करके लिख पाओगे। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थर्ड वन इज फाइनेंशियल डिसीजंस, देयर आर 3 डिसीजंस, investment, financing and dividend. The fourth one is financial planning and its objectives. Fifth one, meaning of capital structure, financial leverage, then factors affecting capital structure.
Now the last one is fixed and working capital with factors affecting it. Okay, so these are the important topics of chapter number 9. So let's start. So today we will cover two topics. The first one is meaning and concept of financial management, and the second one is objective of financial management in a detailed way, but आपको समझ में ज़रूर आएगा. So let's see the meaning. See, meaning: efficient acquisition of finance. Efficient acquisition of finance means what? First, see the meaning of acquisition. It means arrangement. That is, हम लोग पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे. ठीक है, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पैसे को अरेंज करना. तभी अपना पैसे को मैनेज करोगे, तभी आप फाइनेंस को सही जगह पे लगाओगे. सो इफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, देन इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ दैट मनी, दैट फाइनेंस. पहले आप पैसे को अरेंज करोगे, फिर आप उस पैसे को यूटिलाइज कहाँ पे करोगे वो देखोगे. देन परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंश्योर disposal of surplus for smooth working of company. What does it mean? फिर आप उस पैसे को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे किस जगह पे लगाओगे कि आपका जो कंपनी है वो परफेक्टली स्मूथ वर्क करे. जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है, जो भी सरप्लस है, ठीक है, जो आपके काम का नहीं है. देखो कंपनी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो अनवांटेड भी होती है, जो खर्चे बढ़ाती है. वो सारी चीज़ अगर खर्चे बढ़ाएगी, इसका मतलब क्या है, फिनेंस भी हमारा ये में जाएगा, स्टेक पे लगेगा. ठीक है, फिनेंस में भी प्रॉब्लम होगा. तो इसका मतलब क्या है कि आप इस तरह से अपने फाइनेंस को मैनेज करो, ठीक है, ताकि आपका जो कंपनी है वो स्मूथ चले, स्मूथ वर्किंग हो. ठीक है, इन सम सिंपलर वे मैंने लिखा है, इन ए सिंपलर वे इफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स. इसका मतलब क्या है, एक्विजिशन का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया, क्या बताया था, अरेंजमेंट. दैट इज़ फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द मनी, देन उसको सही जगह पे, उस फंड्स को सही जगह पे एलोकेट करूं. और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फ्लो ऑफ फंड्स, पैसा कहाँ फ्लो कर रहा है वो आपको देखना है. डिसीजन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड. देखो प्रोक्योरमेंट बड़ा वर्ड है, पर आपको बोर्ड के एग्जाम्स में बिल्कुल मिलेगा ये वर्ड. प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है, ऐसा डिसीजन लेना कि हम उस फंड्स को कहाँ लगाएं. दैट इज़ चूजिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ फिनेंस. देखो अभी हमारे पास जब पैसा होता है, थोड़ा भी पैसा होता है, तो आप सुने होगे लोग बोलते हैं चलो शेयर मार्केट में लगा देते हैं, चलो बॉन्ड खरीद लेते हैं, चलो इक्विटी ले लेते हैं, प्रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, या लोन किसी को दे देते हैं. तो वो क्या है, दैट इज़ द कंपनी विल चूज द बेस्ट सोर्स. ताकि हम वो पैसा क्यों लगाते हैं, कहाँ क्यों हम लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हमको रिटर्न जो है वो बहुत बेटर मिले. और कंपनी क्या है, अगर कंपनी अपना पैसा कहीं लगाएगी नहीं, अगर फाइनेंस को मैनेज नहीं करेगी, तो क्या होगा, कंपनी लॉस में चली जाएगी. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या देखना है कि वो जो पैसा है, वो जो फंड है, वो आपको बेस्ट जगह पे लगाना है, बेस्ट इन्वेस्ट करना है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, दैट इज मीनिंग एंड इन अ सिंपलर वे. ठीक है, आप अगर आपको ये याद हो जाता है, ठीक है, इस चैप्टर में कुछ भी अगर पूछेगा ना, तो आपके पास वर्ड, आपके पास लाइंस रहेंगे कि आपको क्या लिखना है. ठीक है, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. So our next topic is objective of financial management. See, there are 4 objectives, 4 to 5 objectives, but the main objective, primary objective is to maximize the wealth of equity shareholders. Okay, आप मुझे एक बात बताओ कि जब मार्केट में पैसा लगता है तो हम क्यों पैसा लगाते हैं मार्केट में, ताकि हमारा पैसा बढ़े, राइट. तो कंपनी अगर आपसे पैसा लेती है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी को चाहिए कि हम जो मेरे जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है कि दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी. वो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं. हम जैसे लोग जब पैसा लगाते हैं कंपनी में, तो हम लोग मालिक बन जाते हैं कंपनी के. अब ये नहीं कि आप बोल रहे हो मालिक बन जाते, मैं बोल रही हूँ मालिक बन जाते हैं तो आप जाके वहाँ बैठ जाओगे, नहीं. आप उस कंपनी का कुछ पार्ट आपने लिया है. दैट मीन्स बिजनेस के टर्म्स में, फाइनेंस के टर्म्स में, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी. ओके, तो
ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले ख्याल किसका रखा जाएगा? शेयर होल्डर्स का रखा जाएगा, तभी शेयर होल्डर्स जो है कंपनी में पैसा लगाएंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव, उसका एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है और उसी मेन ऑब्जेक्टिव से 4 और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ लेट्स सी। सो see, there are 4 objectives, but here it is written the main objective, that is maximizing the wealth of equity shareholders. अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करोगे तो कंपनी का अच्छा होगा, कंपनी का बेनिफिट होगा। दिस इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये पिछले 2024 वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, दैट व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। इसमें एक केस स्टडी था, उससे रिलेट करके ये क्वेश्चन दिया था, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सो ये मेन ऑब्जेक्टिव के बाद इससे आता है 4 मोर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, द फर्स्ट वन इज मेंटेन लिक्विडिटी, सेकेंड वन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, थर्ड वन मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स, एंड द फोर्थ वन जो कि हर जगह आपको मिलेगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो लेट्स सी फर्स्ट द मीनिंग ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ लेट्स सी हियर मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखो क्या होता है कि एक कंपनी जो होती है, आप देखते होंगे शेयर मार्केट वगैरह, अगर आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, वैसे भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट रहता है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देखते होंगे कि आज मार्केट गिर गया या फिर आज मार्केट में बहुत राइज हुआ है। वो क्यों होता है? अगर मान लीजिए कि मार्केट अगर गिर जाता है, ठीक है, मार्केट में शेयर का प्राइस अगर गिर जाता है तो फिर आपका लॉस हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तो आपका फ़ायदा भी तो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ना सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है मैक्सिमाइज करना वेल्थ को। किसका वेल्थ को? इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ को। इसका मतलब जो आपके कंपनी में पैसा लगाया है उस पैसे के वैल्यू को बढ़ाना, दैट मीन्स टू इंक्रीज द कंपनीज लॉन्ग टर्म market value leading to higher stock price and great returns for investors। इन्वेस्टर्स क्यों आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे? आप क्यों ऐसे भी कोई भी अनजान कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहते? आप क्यों ट्रस्टेड कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं? क्यों? फॉर मैक्सिमम रिटर्न्स। तो कंपनी क्या कोशिश करती है? कंपनी ये कोशिश करती है कि हम जो हैं वो अपने शेयर होल्डर्स के वेल्थ को बढ़ाएं, तभी ना शेयर होल्डर्स हमारे कंपनी में पैसा लगाएंगे, ठीक है। सो टू इंक्रीज द कंपनीज लॉन्ग टर्म मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ग्रेट रिटर्न मिलेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा? कंपनी का वेल्थ बढ़ेगा, शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ेगा, तो कंपनी आगे जाएगा। तो कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, द फोर मोस्ट ऑब्जेक्टिव, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, अब इससे रिलेट करके बेटा 4 ऑब्जेक्टिव्स और हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो मेंटेन लिक्विडिटी। देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि आप कंपनी जो है, आपको मान लो अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, और आपने शेयर में पैसा लगाया हुआ है। तो जब सब शेयर में पैसा लगाते हो तो आप देखोगे जब लगाने जाओगे तो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा रहेगा कि आप इतने साल तक पैसा नहीं निकाल सकते, या आप 1 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते, या आप 1 महीने में पैसा निकाल सकते हो, या उसका कोई लिमिट नहीं है, या 5 ईयर्स तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो आप जब एक अपना अमाउंट अगर किसी कंपनी में लगाते हो तो वो कंपनी उस अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, या फिर मान लीजिए वो बोलती है कि 1 महीने के बाद अपना पैसा निकाल सकते हो। तो कंपनी क्या करती है? मान लीजिए आपसे पैसा लिया कंपनी ने और आपको पैसे की अचानक ज़रूरत पड़ गई, आपको वहाँ से पैसा निकालना है वापस, तो कंपनी के पास क्या होना चाहिए? कंपनी के पास इनफ पैसा होना चाहिए, लिक्विड एसेट होना चाहिए, ताकि जिसको ज़रूरत है, जो शेयर होल्डर्स को ज़रूरत है, उसको वो दे सके, ठीक है। और कंपनी अपना भी, उस कंपनी का भी ऑब्जेक्टिव है, ये कंपनी को छोटे मोटे खर्चे के लिए पैसा ज़रूरत पड़ता है, कभी बड़े खर्चे के लिए पैसा ज़रूरत पड़ गया तो वो सब कहाँ से आएगा? इसलिए उसका ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखिए। दूसरा क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो आपने यहाँ पे देखा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिंपल है, ये आप खुद भी बना के लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या है कि आप
जैसे ही आप मैक्सिमाइज करेंगे वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो ऑब्वियसली वेल्थ बढ़ रहा है, वेल्थ बढ़ रहा है तो क्या होगा, कंपनी में प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा, लोग और इन्वेस्ट करेंगे और प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये रहा। तीसरा क्या था, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। देखिए, जब हमें पैसा ज़रूरत पड़ता है, कंपनी को पैसा ज़रूरत पड़ता है, तो कंपनी लोन्स भी लेती है। ठीक है, कंपनी के बहुत सारे क्रेडिटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब आपने किसी से पैसा लिया तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पैसा पे करना, पे बैक करना। ठीक है, तो कंपनी तो एक रात उठ के कहीं जा नहीं सकती, कंपनी तो वहीं रहेगी। अगर आप पैसा रिटर्न नहीं करोगे तो आपके कंपनी का स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा। ठीक है, इसीलिए कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है कि जो क्रेडिटर्स है उसके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा करना, जैसे रीपेमेंट देयर डेट्स। ठीक है, आप जो उधार लिया आपने, जो ओ किया, ठीक है, वो आपको वापस बैक करना है। ठीक है, उनको टाइमली पेमेंट करना है। अगर आप उनको टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो वो 10 जगह जाके बोलेंगे कि ये कंपनी पैसा ले लेता है। ठीक है, फिर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करोगे, कंपनी ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा। इसीलिए ये भी एक तरह का फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है कि मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विथ क्रेडिटर्स। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट जो कि आपको हर जगह मिल जाएगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है कि आप अपने पैसे को कहाँ एलोकेट करोगे, कहाँ रखोगे, कहाँ लगाओगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, आप अपने कंपनी में कहाँ पैसा लगाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप सही जगह पे पैसा लगाते हो तो क्या होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में लिखें, आई विल सॉल्व दैट। थैंक यू।